हेलो स्टूडेंट, मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी का यूट्यूब चैनल द करियर प्लानेट पर स्वागत करता हूं। कल पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज या यूनिट 1 समाप्त हो चुका था। अब आज होगा बहुपद, यानी कि यूनिट 2 चलेंगे। मैथ का 10th का यूनिट 2, जो कि क्या है, कौन सा चैप्टर है? बहुपद है। कौन सा है? बहुपद है। इस बहुपद को आज देखेंगे, ठीक ना। और बहुत ही ध्यान से सुनना है, इस बहुपद को देखना है, समझना है, क्योंकि बहुपद इससे रिलेटेड टॉपिक मैथ के जितना भी यूनिट है ना, लगभग सब में इससे रिलेटेड चीज मिल जाएगा हमें, ठीक। तो इनको हमें देखना है। बहुपद, इसके नाम से ही पता चलता है बहुपद। बहु माने संस्कृत में पढ़ते थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या हिंदी में एक वचन और द्विवचन। यानी बहु का मतलब है एक से अधिक। बहु का मतलब है एक या एक से अधिक, एक से अधिक। और पद का मतलब है पद, टर्म्स, पद या टर्म्स या हाँ पद, ठीक। यानी कि जिसमें बहुत सारा पद हो। क्या हो? बहुत सारा पद हो, ठीक। वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, ठीक। बहुपद को समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये टर्म्स क्या है, पद क्या है, ठीक ना। क्योंकि 9th का है, थोड़ा ये सब 9th में समझना था। पिछले कक्षाओं को एक बार दोहरा भी लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी क्या कहते हैं उसे, पिछले वाला याद हो जाएगा और आगे पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक। तो पद, टर्म्स या बीजीय पद कह सकते हैं, बीजगणितीय पद या बीजीय पद। ये पद क्या है? तो बीजीय पद होता है जिसमें दो चीज हो। बीजीय पद में क्या होना चाहिए? दो चीज कम से कम होना चाहिए। हम दो खाली बॉक्स बना दिए हैं, दो चीज इसमें होना चाहिए। एक में होना चाहिए चर और दूसरे में अचर। क्या होना चाहिए? एक में चर और दूसरे में अचर। अब ये चर और अचर क्या है? चर यानी कि वेरिएबल, और अचर मतलब कांस्टेंट। अब इस अंग्रेजी नाम है ये। अब देख लेते, ये पहले तो समझना है कि ये चर क्या है। वैसे नमा में पढ़ लिए, फिर भी अगर जो नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो उसके लिए, या पढ़ भी लिए तो एक बार रिकॉल कर लेते, फिर से दोहरा लेते हैं, जाता है हमारा क्या नहीं। तो चर, चर क्या है? सबसे पहले चर को समझते हैं। चर यानी कि वेरिएबल, जिसका मान बदलता रहे। क्या हो? जिसका मान हर अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, ठीक। अलग अलग जगहों पर जिसका मान अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसे जनरली एक्स, वाई या जेड द्वारा दिखाया जाता है। एक्स, वाई या जेड द्वारा दिखाया जाता है। तो वैसे हम अंग्रेजी का जो लेटर है, इंग्लिश का जो लेटर है, ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर द्वारा हम इसे दिखा सकते हैं, किसी भी लेटर द्वारा दिखा सकते हैं, ए से जेड तक के किसी में। लेकिन जनरली अधिकतर या तो एक्स से दिखाते हैं, या तो वाई से दिखाते हैं, या तो जेड से दिखाते हैं। जनरली जो हम लोग दिखाते हैं, या जो कहीं किताब में मिलता है, अधिकतर एक्स के पद में, वाई के पद में, जेड के पद में, या कहीं अधिक से अधिक टी के पद में मिल जाता है। इस सब में और में नहीं मिलता, लेकिन हम किसी में भी लिख सकते हैं जिसका वैल्यू क्या हो? बदलता हो। और ये नाम से ही पता चलता है, अचर, कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स्ड हो, जिसका मान बदलता ना हो। जिसका मान क्या हो? बदलता। ठीक, हमको लगा बंद हो गया है वीडियो, कोई बात नहीं। जिसका मान क्या हो? बदलता ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। यानी कि बीजीय पद जो है ना, बीजीय पद, ये दो चीज से मिलकर बना है। क्या? कितने चीज से? दो चीज से। एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। तो अचर क्या होगी? कोई भी वास्तविक संख्या चलेगी, कोई भी वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए? कोई भी वास्तविक संख्या चलेगा यहाँ। और अचर में कोई भी एगो वैल्यू पुट कर लो, तो जैसे ये हो गया 3x, एगो पद हो गया, -4x एक पद हो गया, ठीक। कुछ भी ले ले, 9/3x, क्यों? √3x, ये सब क्या है? पद है। यहाँ x के स्थान पे हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। अब यहाँ √3 है, तो √3 भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या को मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो बीजीय पद हम समझ गए। होना क्या चाहिए? दो चीज होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। अचर में चर कोई भी एक्स वाई जेड टी कुछ भी उठा लो, और अचर में कोई भी वास्तविक संख्या लिख दो।
यानी कि वास्तविक संख्या और चर का जो गुणनफल होगा वह क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा, बीजीय पद कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा। ठीक, तो ये चीज समझ गई, ये नंबर 9th का था, हमें बस समझना भर था, उससे अधिक कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं। बहुपद को जानने से पहले एक चीज और जानना जरूरी है, वह क्या है, तो वह है एक बीजीय व्यंजक। क्या है, बीजीय व्यंजक। इस बीजीय पद के अनुसार ही बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बीजीय व्यंजक क्या है, जो 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली, कुछ बस थोड़ा सा समझना है। ये बीजीय व्यंजक क्या है, तो इन्हीं बीजीय पदों को, एक या एक से अधिक बीजीय पदों को क्या कहते हैं, जो जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा जुड़ा हो, जो जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। एक या एक से अधिक पद, जैसे 3x + 9 है, एगो टर्म्स, दुगो हो गया नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। कुछ ऐसे है, ठीक, 9, ये भी क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो बीजीय व्यंजक क्या है, तो एक या एक से अधिक बीजीय टर्म्स का जोड़ या घटाव से, एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक जो जोड़ या घटाव से जुड़ा हुआ हो। देखो, जोड़ और घटाव रहेगा तो ही हम उसे टर्म्स कहेंगे। इसे अलग अलग टर्म्स नहीं कहना कि ये 3 अलग टर्म्स हो गया और x अलग टर्म्स हो गया, ये अलग नहीं है। टर्म्स क्या होगा, जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा अलग होगा, जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा अलग होगा, प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग होगा। एक टर्म्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। जिसमें एक से अधिक टर्म्स हो, जिसमें क्या हो, एक से अधिक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब बीजीय व्यंजक हो गया, आगे हम पहुंचते हैं बहुपद पे। किस चीज पे, बहुपद में। 9th में भी हम लोग बहुपद पढ़ लिए थे, फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो है ना, इसी बीजीय व्यंजक का एक विशेष रूप है। बहुपद क्या है, इसी बीजीय व्यंजक का एक विशेष रूप है। इस बीजीय व्यंजक को, जो अपने लोग अभी बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, उसी का एक विशेष रूप है। ठीक, स्पेशल फॉर्म है। कैसे, बीजीय बहुपद जो हो जाएगा कुछ इस प्रकार का होगा। हम उसका पहले कंडीशन देख लेते, फिर परिभाषा देखेंगे। क्या होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, और ऋणात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। तो घात सबसे पहले, अब घात की बात आई तो हम घात एक बार देख लेते। वैसे 9th में पढ़े थे कि घात क्या है। तो घात किसी बहुपद के अधिकतम, चर के अधिकतम मान को, किसी बहुपद में चर के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। किसी बहुपद के चर के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे ये देख लेते हैं, 9x³ + 4x² + 9। खैर इस घात की चर्चा बाद में भी करेंगे। ये 3 जो है, इसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। पहले हम बहुपद को देख लेते हैं। बहुपद क्या है, तो क्या कहेंगे, यह बीजीय व्यंजक का स्पेशल फॉर्म है या बीजीय व्यंजक का विशेष रूप है, जिसमें चर का जो पावर है, घात है, वह क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक होता है या पूर्ण संख्या होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे चर x में, चर x हुआ y कुछ भी रहे चलेगा। यहाँ परिभाषा लिखने के लिए ऐसे कुछ लिख लेते हैं। चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा इस प्रकार का, आगे हम लिख लेते हैं, a0x + a1, a0 लगाने देते, a0x a1x1 + a2x2 + a3x3 + ... anxn लिखेंगे। चर x में एक ऐसा व्यंजक इस प्रकार का, वो बहुपद कहेंगे, बहुपद कहते हैं जहाँ a0 a1 a2 ... an वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं,
तथा तथा n और ऋणात्मक पूर्णांक है। n क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। और साथ ही साथ याद रखना है तथा या और एक चीज और याद रखना है, कम से कम ये an जो है ना, ये an 0 नहीं होना चाहिए। कम से कम ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं हो। इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। कुछ इस रूप का हो, a0 a1 x का पावर 1 a2 x का पावर 2 a3 x का पावर 3 डॉट डॉट an x के पावर n का। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जहां ये a0 a1 a2 a3 क्या है? an क्या है? तो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तथा n क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। और an 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, ये चीज इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि घात जो है ना, घात कहीं भी किसी भी चर का घात क्या होना चाहिए? और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए या पूर्ण संख्या, दोनों एक ही बात हुआ। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी 0 से शुरू करेंगे, पूर्ण संख्या 0 से शुरू करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ इस प्रकार का। एक दो उदाहरण देखते हैं। 9x³ प्लस 9x² प्लस 9। 3-4 को उदाहरण लेके देख लेते हैं। एगो दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चार में हमें देखना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। हमें ये चूज करना है कि इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। हमें क्या देखना है? तो हम इस परिभाषा में क्या पढ़ते हैं, हमें और चीज से कोई मतलब नहीं। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। हमें मतलब क्या है? इसके घात से, इस चीज से घात से। घात क्या होना चाहिए? और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि शून्य होगा तो भी चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इस पे नहीं है, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। इसमें देखते, देखो पिछला वाला जो है कुछ भी होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि a0 a1 a2 an क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो यहाँ √3 परमेय संख्या, इसका गुणांक है, हमें कोई लेना देना नहीं है। x का पावर 2 है, x है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसमें आप देखते हैं इसका पावर क्या हो गया? रूट में है, तो इसका मतलब ये हो गया 4x का पावर 1/2 प्लस 9x² प्लस 9। यहाँ तो हम देखते हैं पावर की और ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पावर क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हमें पूर्णांक क्या चाहिए? हमें इसका पावर क्या चाहिए? घात क्या चाहिए? और ऋणात्मक पूर्णांक। तो कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, जबकि ये पूर्णांक नहीं है, अतः ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं यहाँ क्या होगा? अगर इसको ऊपर पलटाएंगे तो x का पावर -1 प्लस 9x² प्लस 9। अब यहाँ हमें देखने को क्या मिलता है? तो x का पावर -1। और हमने क्या परिभाषा में क्या पढ़े हैं? तो किसी भी वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या हो तथा घात जो है ना, n क्या है? घात है। n क्या है? घात है। लिख लेना n के स्थान पर घात। यहाँ वहां भी n है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। घात और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, घात और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ भी ये माइनस में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। बेसिकली हमें ध्यान में रखना है, चर जो है ना, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। चर बट्टा में नहीं, माने कि किसी चीज के बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर किस चीज में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। ये 3 हमें केवल याद रखना है। ठीक ना? क्या चीज? चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर क्या कहते हैं? रूट में नहीं होना चाहिए। और एक चीज, तीसरा चीज और याद रखना है कि चर का पावर 3/2 नहीं होना चाहिए। चर का मान 3/2 नहीं, माने बट्टा में नहीं होना चाहिए। और ऋणात्मक सीधा बेसिकली मतलब है कि और
चर का पावर और ऋणात्मक पूर्णांक हो। सीधा सा मतलब है कि चर का पावर और ऋणात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, कहने का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट में से कोई एक हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। यानी कि ये वाला कंडीशन देखेंगे तो आंख बंद कर किसी भी में भी 3 गो 4 गो 5 गो है उसमें से किसी एक में भी ऐसा कंडीशन है तो कहेंगे बहुपद नहीं है। दूसरा देखेंगे बट्टा में किसी एक में भी तो क्या कहेंगे बहुपद नहीं है। रूट में देखेंगे फिर भी कहेंगे बहुपद नहीं है। इस प्रकार का है तो बहुपद नहीं है। अब पावर कुछ इस प्रकार का दिया है तो इसे हम क्या कहेंगे बहुपद है। क्या कहेंगे बहुपद है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा। अब देख लेते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, देखो बहुपद को वैसे 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया, दो बेसिस पर बांटा गया है। हम देख लेते हैं, दो बेसिस पर बांटा गया। कितने पर? दो आधार पर, दो बेसिस पर बांटा गया। पहला वाला क्या है? तो पहला या दूसरा उससे कोई मतलब नहीं, हमें दो बेसिस याद रखना है। दो बेसिस पर, एगो बेसिस है टर्म्स के आधार पर, यानी कि पद के आधार पर। इसके आधार पर पद के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर। किस चीज के आधार पर? घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब घात, इससे पहले हम चर्चा किए थे घात क्या है। तो बहुपद का जो, बहुपद में चर का जो अधिकतम पावर, यहाँ एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बहुपद का घात क्या होगा तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। घात होगा इस बहुपद के चर का अधिकतम मान। बहुपद के चर का अधिकतम मान क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, तो घात क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से हम दे देते हैं। ठीक, तो इसमें घात क्या होगा? तो सबसे अधिक पावर कौन सा है? सबसे अधिक मान 5, तो इसका घात क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 5x होगा। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं हम। बहुपद को कुछ इस प्रकार, या तो px से दिखाते हैं, या तो हम px से दिखाते हैं, या gx से दिखाते हैं, या qx से दिखाते हैं। जनरली इसी सब से दिखाते हैं, px, gx, qx, rx। ठीक, दिखा वैसे किसी और चीज से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे हम दिखाते हैं px, gx, qx और rx बराबर दिखाते हैं। घात क्या हुआ? समझ गए? जो सबसे अधिक चर का जो सबसे अधिक पावर होगा, चर का जो सबसे अधिक घात होगा, ये सबसे बड़ा वाला, वो क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जो डिग्री पावर सबसे अधिक, यहाँ 9 था पावर, तो इसका घात क्या कहलाएगा? यहाँ लिख लेते हैं, इसका घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। घात मतलब डिग्री, अति पावर, सॉरी पावर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, ये अब पॉलिनोमियल का क्या करते हैं? बंटवारा कर लेते हैं, माने प्रकार देख लेते हैं। किसके आधार पे? पहले तो टर्म्स के आधार पर, पद के आधार पर। पद के आधार पर पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये 9th में पढ़ना था, पढ़ लिए थे। मोनिनोमियल्स, मोनिनोमियल्स पॉलिनोमियल। दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स। ठीक, और तीसरा त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार हम आगे जाते जाएंगे तो जिसमें 4 गो पद होगा, चतुर्पद, 4 पदी, 5 गो पंचपदी, 6 पदी, सप्तपदी, जितना पद उतना। ठीक, उतना मतलब नहीं, 3 को हमें याद रखना। एक पदी, जिसमें एक पदी क्या कहलाएगा उसको बाद में देखते हैं। एक पदी क्या कहलाएगा? जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? केवल एक पद हो, वह क्या कहलाएगा? जैसे में एक x हो गया, 2x लिखा है, -7x लिखा है, 7/8x लिखा है, ये क्या हो गया? एक पदी बहुपद। ये क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या है? तो जिसमें दुगो पद हो। किस चीज से? हम पहले ये कहे कि टर्म्स जो गुना या भाग के चिन्ह से अलग नहीं होता है, जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग होता है। तो द्विपदी नामे से पता चलता है, द्वि या पदी माने पद, जिसमें दुगो पद हो, द्विपदी बहुपद। कुछ इस प्रकार का 3x + 9, नहीं ax + b, 2x - 9, कुछ ऐसे, या 3x² - 9, या 4x² - x²। दुगो पद, दुगो जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा। ये अलग टर्म्स हुआ, ये अलग टर्म्स, ये अलग टर्म्स, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। ठीक, इसी प्रकार हम क्या देखते हैं? त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल।
त्रिपदी बहुपद क्या है? तो त्रिपदी बहुपद हम कहेंगे जिसमें 3 गो पद हो। कितने पद हो? 3 पद हो। जिसमें 3 पद हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। देख लेते हैं ऐसे कुछ 2x² प्लस 9x प्लस 6, नहीं कुछ ऐसे भी हो सकता है 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक, तो इसमें 3 गो पद, एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा। एक चीज हम ध्यान से उतर गया कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, या हमेशा बहुपद को हमें क्या करना है, बहुपद को जब भी लिखेंगे ना मानक रूप में, तो हमें कैसे लिखना है? उसके घात के बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, उसके घात के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कुछ इस प्रकार से दे दिया गया 9x² प्लस 9 का पावर 5 प्लस 9x² प्लस 3x। इसको हमें क्या करना है? इसके मानक रूप में लाना है। तो सबसे बड़े पावर वाले को पहले, उससे कम वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उसके बाद, और सबसे कम वाले को लास्ट में। या तो ऐसे लिखना है, ये क्या हो गया? तो चर के घात का अवरोही क्रम में सजाया हुआ, नहीं घटते क्रम में। 5 उससे छोटा, 3 उससे छोटा, 2 उससे छोटा, x का घात 1, ये हो गया अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। या इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 9x² प्लस 9x³ प्लस 9x का पावर 5। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कभी लिखना है तो हमें क्या करना है? चर के घात के अवरोही क्रम, मेनली अवरोही क्रम में लिखना। वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख, क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेंगे, आरोही क्रम में भी लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो समझने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं घात के आधार पे। तो घात के आधार पर, घात तो देख लिए थे, घात के आधार पर बहुपद ये भी ऐसे ही बहुत सारा है, जितना घात उतना वाला बहुपद। एक घात तो रैखिक बहुपद, 2 घात तो द्विघात बहुपद, 3 घात तो त्रिघात बहुपद, 4 घात तो चतुर्घात बहुपद। इसी प्रकार तो हमें मेन 10th तक त्रिघात बहुपद तक जानना है। कितना तक जानना है? त्रिघात बहुपद तक। इसमें भी जैसे त्रिपदी बहुपद तक जानना, तो त्रिघात बहुपद तक हमें क्या करना है? मेन जानना है, इससे अधिक हमें नहीं जानना है। तो त्रिघात बहुपद देख लेते हैं यहाँ तक। तो पहला को कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल लिख लीजिएगा अपना, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा ये लिखना जरूरी है, ये वाला अगर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। ये 3 है। अब तीनों को बारी बारी से देखते हैं कि ये तीनों होता कैसे है, तीनों है क्या। अब पहला देखते हैं क्या है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? रैखिक बहुपद क्या है? तो लिखेंगे जिस बहुपद का, लिखना नहीं बस वैसे ध्यान रखना है, जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। कुछ इस प्रकार का ax प्लस b, या 3x माइनस 9 माइनस 4x प्लस 6, 4/5x माइनस 9, ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्यों? इसमें चर का घात कितना है? 1 है। तो जिस बहुपद का घात 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है? नाम से ही पता चलता है, द्विघात। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात कितना हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चलता, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। द्विघात, जिसका घात कितना हो? 2 हो, द्विघात बहुपद। कुछ इस प्रकार का ax² प्लस bx प्लस c, या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है द्विघात बहुपद का। ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप। ठीक, कुछ को हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2x² प्लस 6। ठीक, ये भी द्विघात में द्विपदी हो गया, द्विघात में द्विपदी। इधर ये हम सोझे x लिख देंगे, केवल x लिख देंगे, तो ये भी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। इसमें ये क्या हो गया? 2 घात में
द्विघात में द्विपदी बहुपद, ये हो गया द्विघात में त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही देख लेते 3x², ये भी क्या हो गया द्विघातीय बहुपद। हमें किससे मतलब है, टर्म्स कितने हैं, पद कितने हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब किससे है कि घात कितना है। तो घात हमें कितना चाहिए 2, तो द्विघातीय बहुपद। घात 1 तो रैखिक बहुपद। अब त्रिघात देखते हैं, नामे से पता चलता है, त्रि माने 3, घात माने घात। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। घात 3 होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का ax³ + bx² + cx + d। अब उदाहरण और कुछ ले लेते हैं, 9x³ + 4x² + 6। त्रिघात बहुपद, हमें घात से मतलब है, यहाँ घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार और कुछ ले लेते हैं, x³, यहाँ घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। ऐसे और ले लेते 3x³ - 9x² + 4x + 7, यहाँ घात कितना है 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया। हमें मेन किस चीज से मतलब है, इसके घात से मतलब है, यानी कि इसका घात 3, ये त्रिघात बहुपद। घात 3 त्रिघात, 3 घात नहीं, द्विघात, रेखिक 1 घात। ठीक, तो इसको हम कह लेंगे 1 2 3 गो पद है, त्रिघात में 3 पदी बहुपद, त्रिघात में 1 पदी बहुपद, त्रिघात में 4 पदी बहुपद। नहीं, अब इन बहुपदों को समझने के बाद अब हम इनके शून्यकों को देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कि बहुपद का हल। ये हल क्या होता है, तो किसी बहुपद में चर का कोई भी मान रखने से, चर का कोई विशेष मान रखने से जो उसका मान आएगा उसे हम क्या कहेंगे हल कहेंगे। मान लीजिए किसी बहुपद px में अगर x बराबर हम a रखते हैं तो इस x के स्थान पे ये pa क्या कहलाएगा, इस px का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस px का हल कहलाएगा। कोई एक बहुपद ले लेते हैं, x² - 9x + 6 ले लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, इसका हल निकालना है। कब, जब x बराबर 1 हो। क्या हो, x बराबर 1 हो। तो हम इस नियम से जानते हैं कि x बराबर 1 हो तो हल क्या होगा, pa होगा। ये क्या है, px है। ठीक, तो x के स्थान पे हमने 1 रख दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या करना है, 1 रखना है। ठीक, कर लो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, घटे 9 को 1 से गुना करेंगे 9 + 6, इस दोनों को जोड़ लेंगे, इसको घटा लेंगे तो 6 1 7 घटे 9 बराबर 2। यानी कि x बराबर 1 पर इस समीकरण का हल कितना हो गया, -2 हो गया। x बराबर 1 पर इस समीकरण का हल कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक, अब हमें ये हल समझ गया, हल क्या है, तो हल x या चर के किसी मान के लिए जो बहुपद का मान निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का हल कहेंगे। बहुत आसान सा है, बहुपद का हल। क्या लिखेंगे इसे, बहुपद का हल। 9th में पढ़ लिए हैं। ठीक, बस यहाँ थोड़ा सा समझ लेना है, याद परिभाषा सब नहीं याद करना है। ठीक, बहुपद का हल क्या है, तो x का मान या चर का मान रखने पर जो बहुपद का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का हल कहलाएगा। अब एक चीज हमें बारीकी से जानना है, वह क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब एक चीज हमें देखना है, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल के शून्यक मूल्य, ठीक, या शून्यक बोले या मूल्य बोले, मूल वो क्या कहलाएगा, एक ही चीज है। शून्यक या चर का बहुपद का मूल्य एक ही बात हुआ, मूलों का या 0 के हैं। ठीक, सब चीज का मतलब एक ही है। शून्यक क्या है, तो लिखेंगे कि बहुपद में चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। हम इसे थोड़ा लिख भी लेते हैं, लिखेंगे चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, 0 हो जाए चर के
उस मान को, चर के उस मान को बहुपद का शून्यक या मूल कहते हैं। उस मान को बहुपद का शून्यक या घात मूल कहते हैं, मूल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ये शून्यक क्या होता है? तो शून्यक होता है कि चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। कुछ देख लेते हैं ऐसे, जैसे एक बहुपद ले लेते हैं 9x या x + 3 = 0, या x + 3 है, x = x + 3 है। अब हमें यहाँ ऐसा मान रखना है कि इसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ अगर हम x = -3 ले लेंगे तो इस बहुपद में अगर हम -3 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, -3 + 3 = 0। यानी ये -3 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। -3 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार और लेते हैं, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं रैखिक समीकरण का। तो ax + b होता है, इसका अगर हमें शून्यक निकालना है, यानी कि x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसका मान x के स्थान पर रखने पर शून्य हो जाए, तो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 दे देते हैं। यह प्लस में है, बायां साइड प्लस में है, दायां साइड जाएगा तो माइनस में, -b, या x बराबर हो जाएगा -b, ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण का शून्यक हो जाएगा। किसका शून्यक हो जाएगा, रैखिक समीकरण का शून्यक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, हम गुणनखंड करना 9th क्लास 9th में सीख चुके हैं, फिर भी आगे आएगा, हम उसमें सिखाएंगे कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। वैसे सीख चुके हैं, 9th पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो उसको हम सिखाएंगे। ठीक, तो शून्यक समझ गए। शून्यक क्या होता है, तो चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम उस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि शून्यक होगी कितनी, शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो शून्यक की संख्या यहाँ हम देखें, एक घातीय समीकरण था, समीकरण नहीं, बहुपद, एक घातीय बहुपद था, तो उसमें कितना शून्यक आया, 1। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो द्विघात बहुपद होगा तो उसका अधिकतम शून्यक 2 होगा, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 होगा। कहने का मतलब हुआ कि जितने घात की शून्यक बहुपद होगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, उससे कम होगी लेकिन अधिक नहीं होगी। 3 घात का है तो उसका शून्यक 3 गो होगा, अधिक से अधिक 3 होगा। ठीक, 4 घात का है तो अधिक से अधिक 4 होगा, 5 घात का है तो अधिक से अधिक 5 होगा। अब हमें पहला चैप्टर एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर पढ़ना है उसमें क्या है उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि इसका ग्राफ बना होगा, इस चीज का समीकरण का, इधर हो गया +x, इधर हो गया -x, ऊपर में प्लस में हुआ है, नीचे में माइनस में हुआ है। ठीक, इस पे हमें हल निकालना है। तो हल क्या होगा, तो कोई रेखा या कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितना बार काटेगा, किसे ध्यान रखना, x अक्ष को, ये वाला x डैश और x वाले को जितनी बार काटेगी शून्यकों की संख्या उस बहुपद का उतना ही होगा। किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे हम यहाँ देख लेते, एक रेखा ये खींच दी है, तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, तो शून्यक कितना होगा, तो शून्यक 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। यही अगर हम दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनाते हैं, ये रहा, कितने बार काट रहा है, तो 2 बार काट रहा है, नहीं तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यही अगर 3 बार काटे, केवल x अक्ष से मतलब है, किससे मतलब है, x अक्ष से, 3 बार काट रहा है 3 गो होगी। कुछ इस प्रकार का भी बनेगा, नहीं तो कहीं नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं होगी। तो हमें क्या याद रखना है कि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है शून्यकों की संख्या उतनी होगी। 1 बार तो 1, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3। और उसके साथ साथ 1-2 चीज याद रखना है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। याद रखना, हम बस मुंह से बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक, रैखिक समीकरण का बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वह परवलयाकार होता है, कुछ इस प्रकार का परवलयाकार होता है, ये कुछ इस प्रकार का। अब कहोगे कि सर क्या केवल ऊपर की ओर होता है, नहीं, केवल ऊपर की ओर नहीं होता, ये नीचे की ओर भी हो सकता है।
क्या हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। किधर से पूछता है प्रश्न कि अगर द्विघात बहुपद दे दिया रहेगा कुछ इस प्रकार का, मान लो ऐसे दिया है 3x² + 4x + 9, कहेगा कि इसका ग्राफ किस ओर खुलेगा, इसके ग्राफ का मुंह किस ओर खुलेगा, यानी ये वाला जो भाग है ना किधर, नीचे की ओर खुलेगा या ऊपर की ओर खुलेगा। तो हमें याद रखना है इसका पिछला वाला टर्म ए, पीछे वाला ए अगर ग्रेटर देन 0 है, ए अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है तो ऊपर की ओर खुलेगा, 0 से बड़ा है तो ऊपर की ओर, और ए अगर 0 से छोटा है, ये क्या है 0 से छोटा है तो नीचे की ओर खुलेगा, इसकी ओर खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद में 3 गो होगा शून्यक। हमें ग्राफ बनाना है 10th में, लेकिन किसका, केवल रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद का। हमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ग्राफ 10th में नहीं बनाना है, वो आगे की कक्षाओं में बनाना है। ठीक, तो इसमें बस इतना ही है। पहलू का एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में केवल बस इतना है कि कितनी बार काटा है, शून्यक कितनी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है शून्यकों की संख्या उतनी होगी, एक बार तो 1, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3। और उसके साथ साथ एक दो चीज याद रखना है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। याद रखना, हम बस मुंह से बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक, रैखिक समीकरण का बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वह परवलयाकार होता है, कुछ इस प्रकार का परवलयाकार होता है, ये कुछ इस प्रकार का। अब कहोगे कि सर क्या केवल ऊपर की ओर होता है, नहीं, केवल ऊपर की ओर नहीं होता, ये नीचे की ओर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। किधर से पूछता है प्रश्न कि अगर द्विघात बहुपद दे दिया रहेगा कुछ इस प्रकार का, मान लो ऐसे दिया है 3x² + 4x + 9, कहेगा कि इसका ग्राफ किस ओर खुलेगा, इसके ग्राफ का मुंह किस ओर खुलेगा, यानी ये वाला जो भाग है ना किधर, नीचे की ओर खुलेगा या ऊपर की ओर खुलेगा। तो हमें याद रखना है इसका पिछला वाला टर्म ए, पीछे वाला ए अगर ग्रेटर देन 0 है, ए अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है तो ऊपर की ओर खुलेगा, 0 से बड़ा है तो ऊपर की ओर। और ए अगर 0 से छोटा है, ये क्या है 0 से छोटा है तो नीचे की ओर खुलेगा, इसकी ओर खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद में 3 गो होगा शून्यक। हमें ग्राफ बनाना है 10th में, लेकिन किसका, केवल रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद का। हमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ग्राफ 10th में नहीं बनाना है, वो आगे की कक्षाओं में बनाना है। ठीक, तो इसमें बस इतना ही है। पहलू का एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में केवल बस इतना है कि कितनी बार काटा है, शून्यक कितनी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।